बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था जी गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ड्यू टू मैनी चार्जेस इज इक्वल्स टू द टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी गॉस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस है तो उस क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस में जितने भी चार्जेस हैं उन कंबाइंड चार्जेस की मदद से जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q से मुराद होता है टोटल चार्ज, डिवाइड करने आप एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, तो सपोज करें जी यहाँ पर मैं आपको डायग्रामेटिक दिखा दूं। जैसे ये आपके पास 1 2 3 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस है जी, और ये हमने एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस कंसीडर कर ली। तो अब इस क्लोज सरफेस में से टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जितना आ रहा होगा ना, यानी इस पूरी सरफेस में से टोटल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी गुजर रही होंगी, इसको हम कहेंगे टोटल आउटवर्ड फ्लक्स। डेल्टा फाइव से इसको हम शो करते हैं जी, और ये कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये फिक्स होता है। क्यू क्या है जी? ये जो आपके पास ये जो आपके पास चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, इन चारों चार्जेस को आप प्लस करें, क्यू बन जाएगा, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है जी गॉस लॉ। उसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन, उसके बाद हमने इसको वेरीफाई किया। हमने गॉस लॉ को वेरीफाई किया और हमने देखा कि वाकई में हमारे पास इक्वेशन बन गई थी गॉस लॉ की। ठीक है जी, कैसे वेरीफाई किया था? हमने 2 3 चार्जेस लिए, बहुत सारे चार्जेस, ऐसे इस एग्जाम्पल में मैंने 3 चार्जेस लिए थे, और इनके इर्द गिर्द मैंने एक हाइपोथेटिकल सरफेस कंसीडर कर ली। अब मैंने पहला चार्ज लिया, मैंने कहा जी पहले चार्ज को हमने उसके अराउंड एक स्फेरिकल फील्ड कंसीडर की, तो उस पर टोटल फ्लक्स कितना होगा जी? स्फेरिकल फील्ड में टोटल फ्लक्स इतना होता है। ये हम फॉर्मूला पहले ड्राइव कर चुके हैं। इसी तरह दूसरे चार्ज की भी यही होगी, तीसरे चार्ज की भी यही होगी। अब इन तीनों चार्ज से जितनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही होंगी, अल्टीमेटली वो आपके इस हाइपोथेटिकल सरफेस से गुजर जाएंगी, यानी इन तीनों का फ्लक्स आपके टोटल फ्लक्स के बराबर होगा। तो ये आपने तीनों को ऐड किया और फिर आपने इससे जो है वो ये गॉस लॉ का इक्वेशन बना दिया। ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था जी एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। एप्लीकेशन हमारे पास 3 केसेस हैं जी। केस नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, आज हमने केस नंबर 2 और 3 पर बात करनी है। केस नंबर 1 में हमारे पास एक स्फीयर था जिसकी सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्जेस जो है वो डिस्पर्स हुए थे। यूनिफॉर्म का मतलब है जी एक ही जैसा चार्ज होगा, यानी अगर प्लस है तो सारे प्लस होंगे, और एक की जो भी वैल्यू होगी वही सबकी वैल्यू होगी। तो यूनिफॉर्म चार्जेस थे जो एक स्फीयर के सरफेस पर मौजूद थे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जो टोटल फ्लक्स बनता है वो गॉस लॉ से हम निकाल सकते हैं। हमने क्या कंसीडर किया? हमने पी पॉइंट कंसीडर करके इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, तो हमने ये चार्ज स्क्वायर लिया, ये चार्ज स्क्वायर लिया, और उसके बाहर हमने एक पी पॉइंट कंसीडर किया, और उसके बाद इस पी पॉइंट पर हमने जो है वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया। ये बना जी 1/4πr² मल्टीप्लाई बाय Q/एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने इसके अंदर फर्दर कुछ बात करी। हमने उस पी पॉइंट को अब चार्ज स्फीयर की सरफेस पर ले आते हैं। जब हम चार्ज सरफेस की सरफेस पर लाते हैं तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारा ये बन गया था जी, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा है ये चार्ज डेंसिटी कहलाती है जी। ये रहा इसका चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, और फिर हमने थर्ड केस इसके अंदर फर्दर एक और कहानी की, क्या कि जब हमने वो पी पॉइंट सरफेस के बजाय अंदर ले आए। सो अब अंदर जो है कोई इंटेंसिटी नहीं होती, इंटेंसिटी शुड बी 0। तो ये था पहला केस। अब हम आते हैं दूसरे केस पर। अब हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का ऑब्जेक्ट होगा, तो हम दूसरा केस ड्राइव करेंगे जी। इसको पहले तो हम केस 2 लिख देते हैं, केस नंबर 2। ठीक है जी। अब ये सेकंड केस है जी। इसमें होता क्या है जी? इसमें हमें करना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन चार्ज शीट। एक हमारे पास थिन का मतलब होता है पतली, चार्ज शीट यानी एक पतली सी हमारे पास चार्जेस की बनी हुई शीट है। उस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। ठीक है जी। थिन चार्ज शीट, ये मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ। थिन चार्ज शीट से क्या मुराद है? उसकी वजह से जो फील्ड बनेगी उसको हमें कैलकुलेट करना है।
तो ये क्या है जी, जरा हम बना लेते हैं जी। ऐसे एक हमारे पास पतली सी चार्ट शीट है, ये एक पतली सी कागज कह लो आप, एक पतली सी शीट है, और इसमें जो है वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगेन यूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यूनिफॉर्म चार्जेस का मतलब है कि सारे चार्ज प्लस होंगे। सपोज करें अगर सारे चार्ज प्लस है तो एक चार्ज प्लस है तो सारे चार्ज प्लस होंगे, और सारे चार्ज की जो वैल्यू है वो सेम होगी। तो ये यूनिफॉर्म चार्जेस आपके पास एक पतली सी शीट है, उस पे ये यूनिफॉर्म चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इस चार्ज शीट की वजह से जाहिर बात है इसमें चार्जेस मौजूद हैं, तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। ठीक है जा। अब इस चार्ज शीट में आपके पास चार्जेस मौजूद हैं, बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड का सपोज कर लें जी, ये एक पॉइंट ले लेते हैं हम, ये एक पॉइंट है जी पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला हमें बनाना है केस नंबर 2 में। ठीक है जी। तो केस नंबर 2 क्या है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ड्राइव करनी है। किस वजह से आ रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू थिन चार्ज शीट। समझ में आ गई बात। तो ये है जी आपके पास सिनेरियो, आपके पास एक पतली सी कागज की तरह एक पतली सी शीट है जिसपे बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सारे चार्जेस यूनिफॉर्म है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऑल दिस चार्जेस आर यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसे चार्जेस हैं ये सारे। अगर एक 50 कॉलम का है तो सारे 50 कॉलम के होंगे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्जेस हैं जी आपके पास, और वो एक पतली सी कागज की तरह की शीट पे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अब इस शीट की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो एक पी पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। क्या फॉर्मूला बनेगा। अब अगेन जी यहाँ पर अगर हम कॉलम लॉ अप्लाई करते हैं तो ये बहुत बड़ा सिचुएशन हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो गॉस लॉ की मदद से हम इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आसानी के साथ ड्राइव कर सकते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ को यूज करते हुए हम इस पी पॉइंट पर जो है वो फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे इंटेंसिटी का। अब आप जानते हैं जी गॉस लॉ के अंदर हमारे पास जितने भी चार्जेस होते हैं हम उनको एक सरफेस के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। एक हाइपोथेटिकल सरफेस ले लेते हैं जिसपे आपका जो पॉइंट है वो आपको सरफेस पर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी जो हम हाइपोथेटिकल सरफेस लेंगे वो एक सिलेंडर की शक्ल में लेंगे, ऐसे एक सिलेंडर की शक्ल में लेंगे। ये सिलेंडर आपका इस शीट से क्रॉस करते हुए दूसरी साइड से निकल रहा होगा। ऐसी हम हाइपोथेटिकल जो है वो एक सरफेस कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि हमने गॉस लॉ में पढ़ा है कि जो हमारे पास ये आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, वो हमने जो सरफेस कंसीडर की होती है उसके साइज और शेप पर डिपेंड नहीं करती। याद है ना आपको, आपको फॉर्मूला क्या बना के दिया था हमने, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तो फिक्स होता है जी, सिर्फ इस चीज पर डिपेंड करता है टोटल फ्लक्स, चार्जेस कितना है। अब ये आपकी जो फील्ड है वो सिलेंडर शेप की है, स्फेरिकल शेप की है, चकोर शेप की है, और उसका साइज क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ आपके पास गॉस लॉ के अंदर आपके पास ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप जिस शक्ल में भी चाहें फील्ड को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया जी, हमने जो है गॉस लॉ के लिए जो हाइपोथेटिकल सरफेस या गॉसियन सरफेस कंसीडर की है वो की है सिलेंडर की फॉर्म में। तो कंसीडर लिख लेता हूं मैं, ये वाली बात भी कंसीडर किया है हमने एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस in the form of a cylinder, in the form of cylinder। सिलेंडर की शक्ल में हमने जो है वो एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की है। जरूरी ये है कि ये सिलेंडर जो है वो आपकी शीट में से क्रॉस करके जा रहा हो, ताकि इसके अंदर शीट के जो चार्जेस हैं वो आपकी गॉसियन सरफेस में आ जाए। इस वक्त जो डायग्राम हमने बनाई हुई तकरीबन 4। सो हमने जो है वो एक सिलेंडर की शक्ल में गॉसियन सरफेस कंसीडर की हुई है। पहले ही बता चुका हूँ गॉस लॉ के अंदर आपकी जो सरफेस है उसका साइज और शेप क्या होता है ये मायने नहीं रखता,
बस जरूरी ये है कि आपकी ये जो सिलेंडर आपने कंसीडर किया भाई ये शीट में से गुजर के दूसरी तरफ जा रहा हो, ताकि शीट के जो चार्जेस हैं वो आपके गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए। अगर ये गुजर नहीं रहा होगा तो फिर चार्जेस अंदर नहीं होंगे, तो गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लोज चार्ज 0 हो जाएगा, तो फिर तो बेकार हो जाएगा। सो ये हमने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब इसके हम 3 पॉइंट्स पर फ्लक्स निकालेंगे। एक पॉइंट होगा ये ए पॉइंट, 3 पॉइंट पर हम इसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एक होगा ये ए पॉइंट, एक होगा ये बी पॉइंट, एक होगा ये सी पॉइंट। ठीक है जी। तो अब हम तीनों जगहों पे जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। पहले ए पॉइंट की बात करें तो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी, आउटवर्ड, क्योंकि हम जानते हैं जी पॉजिटिव चार्जेस हमने लगाए हैं, और पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड की डायरेक्शन होती हैं वो ऐसे होती हैं, बाहर की निकलती हुई। ठीक है, ऐसे होती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन भी यही होती है और यही फिर इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये ई की डायरेक्शन हो गई ऐसे। इसी तरह एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो हम जानते हैं कि जी सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपकी सरफेस है और इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो ये डेल्टा ए की डायरेक्शन है। ठीक है जी। सो ए पॉइंट पर इंटेंसिटी की डायरेक्शन और डेल्टा ए यानी एरिया की डायरेक्शन मैंने आपको शो कर दी है। यहाँ ए पॉइंट पर थीटा आ रहा है 0। ठीक है जी, क्योंकि दोनों पैरेलल है और जब पैरेलल होती है तो कोई थीटा नहीं होता। सिमिलरली बी पॉइंट पर आए तो बी पॉइंट पर भी इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगी जी। ठीक है जी, आउटवर्ड इंटेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी होती है वो बाहर की तरफ निकलती है, और एरिया की डायरेक्शन भी इधर ऐसी ही होगी, डेल्टा ए, यानी बी पॉइंट पर भी आपका थीटा जो है वो 0 आ रहा है। तो ए सरफेस पर भी इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल है, बी सरफेस पे भी इंटेंसिटी और एरिया जो है वो पैरेलल है, जबकि सी सरफेस पर इंटेंसिटी, ये सी पॉइंट है आपका, अब सी पॉइंट पर इंटेंसिटी तो ऐसे आ रही है, लेकिन एरिया सरफेस का परपेंडिकुलर बना ले तो एरिया ये हो जाता है, ये एरिया हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा जो है वो आपका 90 आ रहा है। ये 90 आपका सी पॉइंट कहीं पर भी ले लो सिलेंडर के, बाकी सब जगहों पे थीटा 90 होगा। तो ये 3 सरफेस इस सिलेंडर के मैं 3 जगह ले रहा हूँ। एक आपकी ये वाली सरफेस हो गई, ये वाली, इस पर मैंने आपको इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन दिखा दी, थीटा आ रहा है 0। इसी तरह बी सरफेस ये वाली हो गई जी, बी सरफेस, इसका भी मैंने आपको इंटेंसिटी और एरिया की डायरेक्शन दिखा दी, थीटा आ रहा है 0। जबकि ये जो सी पॉइंट है, ये जो आपका सिलेंडर का ये वाला हिस्सा होता है, इसमें इंटेंसिटी तो यूं है आउटवर्ड, जबकि एरिया परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ऊपर बनता है, तो थीटा 90 आ रहा है। अब इन तीनों पॉइंट पर जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट कर लेते हैं जी। तो ए पॉइंट पर पहले बात करते हैं, पॉइंट ए पॉइंट का फ्लक्स निकालते हैं। ए पॉइंट का जो फ्लक्स है उसको हम कहेंगे डेल्टा फाई 1। फॉर्मूला हमें पता है जी फ्लक्स का होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट वाला। इंटेंसिटी तो ई से ही शो कर रहे हैं हम, एरिया को डेल्टा ए से शो करेंगे, जबकि थीटा 0 है, ए पॉइंट पर थीटा जो है वो 0 है, तो कॉस 0 हो जाएगा ये, और कॉस 0 1 होता है, लिहाजा ए पॉइंट पर जो फ्लक्स बन गया वो कितना हो गया, इंटेंसिटी और मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये ए पॉइंट का फ्लक्स हो गया। अब इसी तरीके से बी पॉइंट का निकाल लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट बी। तो बी पॉइंट का जो फ्लक्स है उसको हम डेल्टा फाई 2 से डिनोट कर लेते हैं, डेल्टा फाई 2। फॉर्मूला वही होगा जी, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब बी पॉइंट पर भी आपके पास जो है वो थीटा कितना है, देखें 0 है, और कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पहले आप कॉस की साथ 0 लिखेंगे, और अब कितना हो जाएगा जी, डेल्टा फाई 2, वही ई डेल्टा ए। ठीक है जी, क्योंकि कॉस 0 1 के बराबर होता है। तो ए पॉइंट पर फ्लक्स कितना है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। बी पॉइंट पर फ्लक्स कितना है, इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया। जबकि अगर हम पॉइंट सी की बात करें तो वहां कोई फ्लक्स नहीं होगा। सी पॉइंट की बात करें तो उसको हम कहेंगे डेल्टा फाई 3, डेल्टा फाई 3, और फॉर्मूला क्या है जी, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। अब सी पॉइंट पर आपको मैंने ऊपर डायग्राम में दिखाया कि सी पॉइंट पर एंगल जो है वो 90 है, और कॉस 90 0 होता है, और 0 से जब आप इंटेंसिटी और किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाता है।
तो हमें इससे ये पता चलता है जी कि ए पॉइंट पर हमारे पास फ्लक्स है जी, इस पॉइंट पर हमारे पास फ्लक्स है, इस पॉइंट पर हमारे पास फ्लक्स है, बाकी इस पूरे सिलेंडर पे कहीं फ्लक्स नहीं है, क्योंकि इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे हो रही है जी बाकी तमाम जगहों पर, जबकि एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो रही है ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। तो सब जगहों पर, बाकी तमाम जगहों पर जो है वो थीटा 90 हो जाएगा, फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट के हमने फ्लक्स निकाल लिया। अब हम टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। टोटल फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, हाँ, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे डेल्टा फाई से, इसको हम डिनोट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तीनों फ्लक्स को आप ऐड कर दें, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3। ठीक है जी, आपने तीनों फ्लक्स को ऐड कर दिया। पहला वाला फ्लक्स आपके पास आया था ई डेल्टा ए, प्लस दूसरा वाला फ्लक्स भी इतना ही आया था ई डेल्टा ए, प्लस तीसरा वाला फ्लक्स आपके पास आया था 0। सो टोटल फ्लक्स कितना हो रहा है जी यहाँ पर? इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2E डेल्टा ए। ठीक है जी, ये तो हो गया जी आपके पास टोटल फ्लक्स की एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और अब हम गॉस अप्लाई करते हैं जी, गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। सो हम जानते हैं जी गॉस लॉ के मुताबिक डेल्टा फाई जो होता है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, वो कितना होता है? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, लेफ्ट साइड दोनों का सेम है, लिहाजा राइट साइड को मिला के इक्वेशन बना लें। तो अब आप कंपेयर करेंगे जी दोनों इक्वेशंस को, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो लेफ्ट साइड से पहली इक्वेशन से आपके पास ये बचता है, दूसरी इक्वेशन से ये बचता है। तो इन दोनों को मिला के इक्वेशन बनाए जी, 2E डेल्टा ए इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q को हम रिप्लेस करेंगे और चार्ज डेंसिटी लाएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास शीट में बहुत सारे चार्जेस हैं, तो यहाँ हमने चार्ज डेंसिटी लाना होगा। चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पिछले केस के अंदर देखा था। चार्ज डेंसिटी होता है जी कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद है, और इसका फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने एरिया को डेल्टा ए कहा हुआ है, तो यहाँ पर हम डेल्टा ए कर देंगे। ये चार्ज डेंसिटी होती है जी कि आपके पास यूनिट एरिया में कितना चार्ज पाया जाता है। फॉर्मूला क्या है जी? चार्जेस को, टोटल चार्जेस को डिवाइड करते हैं टोटल एरिया से। तो टोटल एरिया हम यहाँ पे डेल्टा ए से मेंशन कर रहे हैं। अब ये ए जो है इधर आएगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q बनता है आपके पास चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ए। ये आपके पास Q का छोटा सा फॉर्मूला बना लिया आपने, और अब ये इक्वेशन में डाल दें आप, यहाँ इस Q को रिप्लेस कर दीजिए इससे। सो अब हो जाएगा आपके पास 2 इंटेंसिटी एरिया इक्वल्स टू, Q की जगह आ जाएगा सिग्मा डेल्टा एरिया डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब आपने जो है ये कट कर देना है जी, डेल्टा एरिया दोनों साइड पर है, आपने कट कर दिया, कट कर दिया जी। अब आप क्या बचता है यहाँ पर? आपके पास बचता है 2 इंटेंसिटी इक्वल्स टू चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास बनता है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास जो है वो उस पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, या एक चार्ज शीट अगर आपके पास मौजूद है, उसके किसी भी पॉइंट पर उसकी फील्ड में, जैसे कि इस डायग्राम पे वापस आते हैं। अब ये जो चार्ज आपके पास, ये जो चार्ज शीट है, इसके अराउंड किसी भी पॉइंट पर, जैसे अगर आपके पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपको जो है वो फील्ड मालूम करनी है, तो फॉर्मूला क्या निकाला हमने? चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चार्ज डेंसिटी से मुराद है कि आपके जो इतने सारे चार्जेस है ना शीट में, तो इसके यूनिट एरिया में, एक यूनिट एरिया में कितने चार्ज है, वो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स होता है, एयर होगी अगर तो ये फिक्स है, अगर कोई दूसरा मीडियम है तो फिर चेंज होगा। ये दूसरा केस हो गया। आई थिंक इसमें कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए, फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ लिएगा। आगे बढ़ते हैं जी अब हम जल्दी जल्दी से, और अब हम थर्ड केस इसका पढ़ते हैं, गॉस लॉ का। ठीक है जी, ये दूसरा केस था। अब हम केस 3 देखेंगे जी, केस 3 के अंदर क्या मामला है, और उसमें भी हमें फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है। केस नंबर 3। अब इसमें हमें क्या करना है जी? इसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। अब आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पर जो कहाँ पाया जा रहा है, बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो अपोजिट चार्ज प्लेट्स के बीच का कोई पॉइंट है। ठीक है, अपोजिटली चार्ज का मतलब क्या हो गया जी, एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास एक चार्ज प्लेट ले लिया आपने, और ये आपने दूसरी चार्ज प्लेट ले ली। थोड़ा सा डिस्टेंस करके ले लेते हैं। ये हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स है जी। एक पर हम कंसीडर कर लेते हैं अपोजिट चार्जेस हैं, तो एक पर आप पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, ये पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लिया, और एक पे आपने नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। इन दोनों में चार्ज यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म से मुराद के एक आपके पास एक प्लेट में जितना टोटल चार्ज है उतना ही दूसरी प्लेट में टोटल चार्ज होना चाहिए, और हर चार्ज की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यूनिफॉर्म चार्जेस हैं आपके पास, ये याद रखिएगा। इस प्लेट में, इस प्लेट में आपके पास यूनिफॉर्म चार्जेस हैं जी, यूनिफॉर्म चार्जेस। तो अब इन दोनों चार्ज के बिटवीन यानी कि बीच का कोई पॉइंट है, ये पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनाना है जी। है जी हमारा थर्ड केस कि हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं जिनमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। अब आपने इसमें करना क्या है जी, आप इसको एक थीन चार्ज शीट समझ लें, इसको एक थीन चार्ज शीट समझ लें। जो अभी हमने करा था, हमने अभी ये एक का निकाला हुआ, देखा ये एक प्लेट मान लो, प्लेट भी तो पतली होती है, ये थीन चार्ज शीट थी। तो हम एक प्लेट का इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, ये रहा। ठीक है जी, एक प्लेट का हमने ड्राइव किया हुआ है। तो वो क्या होता है जी, एक प्लेट का जो इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी, इंटेंसिटी इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, समझ में आई बात। ये दो प्लेट हैं, इनको आप दोनों को थिन चार्ज शीट समझ लें, तो एक थिन चार्ज शीट ये हो गई, एक थिन चार्ज शीट ये हो गई। और चार्ज शीट का जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो अभी हमने केस 2 में ड्राइव किया है। तो इसका भी यही फॉर्मूला हो जाएगा, इसका भी ये फॉर्मूला हो जाएगा, E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप 1 कह लें, इसको आप 2 कह लें, और चूंकि ये तो ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा यहाँ इंटेंसिटी पे आपने नेगेटिव साइन लगाना है, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस लगे हैं, अपोजिट चार्जेस है ना। तो एक को आपने पॉजिटिव करा हुआ, एक को आपने नेगेटिव किया। तो हमने क्या किया, हमने इसको ड्राइव करने के लिए हमने कहा जी ये दो प्लेट नहीं है, असल में ये दो थिन शीट्स है। और थिन शीट्स का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमने लिख लिया। पहली शीट का फॉर्मूला हो गया चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि दूसरे का हो गया माइनस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, अब बीच का जो पी पॉइंट है, असल में इस पे दो फील्ड्स लग रही होंगी, एक इधर से फील्ड लग रही होगी पॉजिटिव प्लेट की तरफ से, और एक नेगेटिव से। ठीक है, मैं ये शेव कर देता हूँ। ये इस पी पॉइंट पर दो फील्ड्स अप्लाई हो रही होंगी ना, एक तो ये पी पर इस तरफ से फील्ड अप्लाई हो रही होगी, और एक इस तरफ से। पॉजिटिव की फील्ड हमें पता है जी बाहर निकलती है, जबकि नेगेटिव की फील्ड हमें पता है जी अंदर जाती है ना। ये तो आपको पहले बता दूंगा, पॉजिटिव की फील्ड ऐसे बनाते हो आप, नेगेटिव की फील्ड आप ऐसे बनाते हो, तो मैंने भी वही किया। तो देखा जाए तो बी पर जो टोटल इंटेंसिटी आ रही है वो दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। ठीक है जी, तो टोटल फील्ड अब हम निकालने जा रहे हैं। टोटल फील्ड एट पॉइंट पी, यानी पी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों फील्ड्स को प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे, अगर एक ही पॉइंट पर दो फोर्सेस लग रही हो, दोनों की सेम डायरेक्शन हो, तो रिजल्टेंट के लिए प्लस किया जाता है। अपोजिट डायरेक्शन होती है तो माइनस किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दीजिए, पॉजिटिव की फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, और नेगेटिव फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये होती है।
तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई ना। ये देख लें, यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ करा हुआ है, ये पॉजिटिव की फील्ड है, ये नेगेटिव की फील्ड है। तो चूंकि डायरेक्शन सेम है, लिहाजा इनका रिजल्टेंट या नेट हासिल करने के लिए हम दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये हो गई टोटल फील्ड। कैसे निकालोगे आप? E1 प्लस E2। ठीक है। अब आप वैल्यूज डालें जी। E1 आपके पास है चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 आपके पास कितना है जी? माइनस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आगे सॉल्व करते हैं जी इसको। अब तो बस आपने एलसीएम सिंपल सिंपल सा करना है। तो ये हो जाएगा जी आपके पास चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों सेम डिनोमिनेटर है। जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो एक को आप एलसीएम बना लेते हैं और दोनों नोमिनेटर ऊपर आ जाते हैं। तो ये आ गया जी सिग्मा माइनस सिग्मा। ठीक से हाँ, यहाँ माइनस करेंगे जी, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस साइन आ जाएगा। ठीक है। सो इनकी जो इस पी पॉइंट पर जो नेट फील्ड बनेगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। नेट फील्ड निकालने के लिए डिफरेंस करना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस रख दिया, हमने प्लस कर दिया था, ये गलती थी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब तो ये आपका फॉर्मूला बन भी गया सीधा सीधा था। इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास जो है वो अगर दो प्लेट्स होती हैं अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, तो उनके दरमियान जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है वो ये होता है। एक थीन चार्ज की एक, अगर आपके पास एक चार्ज शीट थी, अब ये जरा नोट कर लिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये मिस्टेक बहुत हो जाती है। अगर एक चार्ज शीट होती है तो फॉर्मूला क्या है? E इक्वल्स टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर दो चार्ज शीट है बीच के पॉइंट पर चाहिए तो फिर इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये अभी आपके पास एक टॉपिक आएगा आगे, कैपेसिटर। कैपेसिटर में ये तीसरे केस वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि वो कैपेसिटर में ऐसा ही कुछ मामला होगा कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होंगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा गॉस लॉ खत्म हो जाएगा। हमने देखा गॉस लॉ क्या होता है, और गॉस लॉ को सबसे पहले हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने देखा गॉस लॉ क्या होता है, और गॉस लॉ को हमने ना सिर्फ वेरीफाई किया बल्कि उसकी 3 केसेस देखे, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से गॉस लॉ इंपॉर्टेंट होता है, उसकी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, केस 1 और 2 इंपॉर्टेंट होता है। केस 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि छोटा सा तो है, आपके सामने देख लें, शुरू होते ही बस एक सिंपल सा एलसीएम हुआ है और खत्म हो गया। ठीक है। तो केस 2 और 1 ये जरा प्रैक्टिस करिएगा, ये काम का होता है, बाकी का केस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपका गॉस लॉ का टॉपिक खत्म हो जाता है। आज की क्लास को अब हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो गॉस लॉ से हटके वो नई चीज है। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ टॉपिक, ताकि कल मुझे याद रहे कि क्या पढ़ाना है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है जी। वो फ्लक्स वगैरह जो है ना वो मामला खत्म हो गया। तो आपने सबसे पहले चार्जेस के बारे में पढ़ा है इस चैप्टर में, फिर चार्जेस से जब आप बाहर आए तो आपने फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर आपने वहीं पर जो है फ्लक्स पढ़ा, फ्लक्स से आपने उसका लॉ पढ़ा, गॉस लॉ। अब एक नई चीज आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, फिर इसका भी इंटेंसिटी के साथ एक फॉर्मूला ड्राइव किया जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद एक आखिरी टॉपिक आएगा उस चैप्टर का, कैपेसिटर्स, और फिर कैपेसिटर्स के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे।